अस्सलाम जी वालेकुम हूँ, दोस्तों, बेहतर हुई है साथियों। आवाज़ में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना सरफराज है और हर मंगल को हम प्रोग्राम करते हैं एक लीगल एक्सपर्ट ऑनलाइन। शेख साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, हमारे लीगल एक्सपर्ट है। लाहौर और लंदन में इनकी फर्म काम करती है। हमारे साथ बहुत सारे मेहरबान दोस्त जुड़े होते हैं जो इनकी रहनुमाई की सूरत में काफ़ी मसलों से निकलते हैं और एप्रिसिएशन के हमें मैसेज भी आते हैं। अच्छा, एक सवाल आज आया, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। एक दोस्त की लॉटरी निकल आई है और लॉटरी कहाँ निकली है वो नहीं बताया, और नाम में उनका मौजूद है मेरे पास, शहर का नाम। उसके ऊपर क्या मामला है वो करते हैं। एक नई चीज सामने आई। शेख साहब ये बताइएगा, अब पाकिस्तान अगर कोई इस वक्त आना चाहे तो क्या उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा? उसको दोनों वैक्सीन लगी हुई है। मुझे मुझे आवाज़ नहीं आ रही राना साहब आपकी। अच्छा, असलम साहब, पाकिस्तान अगर कोई यूके से आना चाहे तो उसको दोनों इंजेक्शन लगे हुए हैं, उसके बावजूद उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, साथियों, हम थोड़ा सा अ, शेख साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, अब बेटर है। डिस्कनेक्ट हो अच्छा गया था शायद पहले। जी। सुने, पाकिस्तान ने भी क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया है लोगों को। अगर यूके से जो लोग वैक्सीन हुए हुए आ रहे हैं, क्या उनको भी क्वारंटाइन करना पड़ेगा? नहीं, उनके लिए फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है। अगर वो उन्होंने अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट की हुई है, तो फिर उनके लिए क्वारंटाइन नहीं है। वो कोई 5,000 की कंडीशन आ रही है, 5,000 पर डे पे जो है ना उनको होटल में ठहरना पड़ेगा, और इस किस्म की बातें हो अगर रही है अगर तो उनकी लोग वैक्सीनेशन परेशान होकर बिल्कुल, अगर उनकी जाहिर है आप। वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है, तो फिर उसके लिए उन्होंने ऑप्शन रखी हुई है कि आप फिर क्वारंटाइन करेंगे 14 डेज़ का, और उसके बाद आपके टेस्ट होंगे और फिर आप घर जाएँगे। ओके। अच्छा सर, उसके अलावा इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि बड़ा मशहूर और मारूफ पोस्टर सोशल मीडिया पे आगे हैं कि वेलकम रेफ्यूजीज इन लंदन। तो बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि क्या ये तमाम रेफ्यूजीज के लिए ही, कोई मखसूस किस्म के लोग या कोई खास किस्म के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है? ये सिर्फ़ फ़िलहाल जो है ये मेहरबानी अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में देखी जा रही है, और अफ़गान जो रेफ्यूजीज़ हैं, उनके लिए है। और इसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है जो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद पहले से रेफ्यूजीज़ हैं उनके साथ, जिनका स्टेटस अभी क्लियर नहीं हुआ, जिनकी एप्लीकेशंस किसी न किसी हवाले से पेंडिंग है, जिनके असाइलम केसेस पेंडिंग है। उसकी वजह ये है कि इन लोगों को जो अफ़गानिस्तान से अब आ रहे हैं, इनको प्रायोरिटी बेस के ऊपर डायरेक्टली वीज़ा दिया जा रहा है और उन्हें स्टे दिया जा रहा है। इसके ऊपर जो होम ऑफिस का व्यू है वो ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर्स ब्रिटेन और उसकी अलाइड फोर्सेस की किसी न किसी तौर पर हेल्प की है। ये उनके सारे हेल्पर लोग हैं जिन्होंने उनको फैसिलिटेट किया अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर। उनके मुलाज़मीन रहे, उनके साथ एज़ ए ट्रांसलेटर काम करते रहे, उनकी किसी न किसी सर्विसेज में मदद करते रहे। तो ये वो लोग हैं, उनको इसलिए हम वहाँ से बचा कर वापस लाना चाह रहे हैं कि उनको पोटेंशियल थ्रेट्स हैं कि डेफिनेटली, चूँकि वो लोग ब्रिटेन और उसके अलाइड फोर्सेस के साथ काम करते रहे हैं और प्रोमिनेंट रहे हैं, जिनके बारे में सबको मालूम था कि ये वही लोग हैं। तो इनकी जान माल और आप कह सकते हैं इज़्ज़त आबरू को ख़तरा है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर, लिहाजा इनके लिए हमने ब्रिटेन के दरवाजे खोले हैं, जिनकी तादाद तकरीबन बमुताबिक होम ऑफिस और होम सेक्रेटरी के 20,000 के करीब है जो बरतानिया आएंगे। इसी तरह बाकी ममालिक में हैं जिनमें अमेरिका ने अपना शेयर डाला है, और इसी तरह यूरोपियन के ममालिक हैं, बेल्जियम, फ्रांस, आप कह सकते हैं स्पेन, इटली, बाकी लोग हैं। और इन सब की तादाद से आप कह लें कि 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज़्यादा लोग पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं, जो जिनको पाकिस्तान ने
इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर, रेफ्यूजी कन्वेंशन की बुनियाद पर बतौर हमसाया इन लोगों को पनाह देनी है। आप जानते हैं 8.5 लाख के करीब पहले ही ऑलरेडी अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में मुस्तकिल रिहाइश रखे हुए हैं और अब मज़ीद आ रहे हैं रोज़ बरोज़ बॉर्डर के ऊपर, जिनको टेम्परेरी एंट्री दी जा रही है ताकि वो पाकिस्तान में आकर स्टे करे, क़याम करे। जैसे ही हालात वहाँ बेहतर होते हैं तो देखा जाएगा ये वापस जाते हैं या ये अपना स्टे यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं। ये नवीद हैं हमारे साथ और लीड से हैं, वो ये कहते हैं कि इस तनाजुर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पॉलिसी में रिलैक्सेशन दी गई है, तो हमारे साथ जो मसाइल हैं उसके ऊपर क्या ये वकला हजरात होम ऑफिस से किसी स्टेज पे इंटीग्रेट होते हैं कि पाकिस्तानियों को, ये जनरल जो लोगों को इमिग्रेशन पॉलिसी में मसाइल का सामना है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की कोई बेहतरी की चांस नजर आए? उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन ऐसी उम्मीद जो है फ़िलहाल उसके पूरे होने के चांस बहुत कम हैं। आप जानते हैं कि कंज़र्वेटिव पार्टी की हमेशा से ही माइनस इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स जो है पॉलिसी रही है। तो वो मैंने भी कुछ चंद जज्बात में आकर ट्वीट्स किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वो ये हैं कि एक तरफ होम ऑफिस की असाइलम पॉलिसी जो है वो आप कह सकते हैं कि इंतहाई सख्त नेचर की है, जिसके तहत फास्ट ट्रैक के ऊपर असाइलम केसेस को डाला जाता है और इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर उन लोगों को डिपोर्ट किया जाता है। हर हफ्ते तकरीबन 2, 3, 4 फ्लाइट्स जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेज दी जाती हैं, बजाय इसके कि उनके हालात को हकीकी तनाजुर में देखा जाए, उन रेफ्यूजीज़ की मुश्किलात को देखा जाए, उनको वहाँ पर वापस मुल्क भेज दिया जाता है। और उनके लिए फिर हमने ये भी देखा है कि बाज़ औक़ात फिर कई केसेस को टर्न ओवर होते देखा है, जिनमें जज साहब ने ये कहा कि वापस बुलाया जाए, पोटेंशियल थ्रेट के तहत आपने उनको भेजा है, आपने पॉलिसी को सही कंसिडर नहीं किया। और दूसरी तरफ अफ़गान क्राइसिस के अंदर उन्होंने पॉलिसी बिल्कुल ओपन कर दी है, बगैर किसी क्राइटेरिया के इतने बड़ी तादाद में लोगों को बुलाया जा रहा है, उनको रीसेटल किया जा रहा है और साथ ही उन्हें ग्रांट किया जा रहा है स्टे। तो सही। ये काफ़ी मिसबैलेंस्ड है पॉलिसी। आगे चल के मुझे उम्मीद है कि इसी ग्राउंड के ऊपर जब मामलात अदालत में जाएंगे और ये कहा जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ली जाएगी कि एक तरफ आपने अफ़गान क्राइसिस के अंदर लोगों को ओपनली और बगैर किसी डिले के डायरेक्ट आपने उनको स्टे दिया है, और दूसरी तरफ आप बाकी असाइलम केसेस जो हैं उनके अंदर आप इतना टाइम ले रहे हैं और उनके ऊपर आप फेयर डिसीजन नहीं दे रहे। तो ये फेयरनेस को बरकरार रखना जो है होम ऑफिस के ऊपर आप समझ सकते हैं कि भारी पड़ सकता है। राजा इरफान साहब हैं और उन्होंने कहा कि हमारी बदकिस्मती ये है कि जो भी हुकूमत आती है ओवरसीज पाकिस्तानी दिल खोल के अपनी बिसात से बढ़ के पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व भेजते हैं, मगर जितना मसाइल का दो चार पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी है, इससे हर बशर आगाह है कि उनको एयरपोर्ट से लेके बल्कि पीआईए से लेके एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से लेके घर तक जिस तरह लूटा जाता है उसकी नज़ीर मिलना आम है। हमारे लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जब वोट देने की बात आती है तो इसके ऊपर सबको दर्द नजर आता है इस हुकूमत की क्या पॉलिसी है वोट के बारे में और हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने के बारे में। ये राजा साहब बेसिकली एक इरफान साहब जो है ना एक तंजीम भी चलाते हैं, अपनी एक इन्होंने तंजीम भी बनाई हुई। देखिए, जहाँ तक ये इशू है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का राइट मिल जाए, तो मेरी ज़ाती राय तो ये है कि ये नहीं मिलना चाहिए और ये सारी ब्रांचेस जो ओवरसीज़ के अंदर कायम हैं हमारी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ये भी बंद होनी चाहिए। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हमें वहाँ पर पॉलिटिक्स के अंदर, वहाँ की सोशल लाइफ के अंदर, वहाँ के इश्यूज़ के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। आप इंडिया की मिसाल देख सकते हैं, आप दूसरे ममालिक की देख सकते हैं कि जहाँ पर उन ममालिक की वहाँ पर ओवरसीज़ के अंदर कोई ब्रांचेज़ नहीं है। हम लोगों ने ये विंडो ओपन रखी हुई है, जिसकी वजह से बेहतरी कम नज़र आती है और उसके मसाइल ज़्यादा नज़र आते हैं।
अब उसी वजह से आप देखें कि हम ओवरसीज़ जो हैं वो बड़ी उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर कोई अच्छा ट्रीटमेंट किया जाएगा, एयरपोर्ट के ऊपर हमें वेलकम किया जाएगा। तो बावजूद इसके कि हम लोगों ने वहाँ पर बेशुमार दफ़ा इन इन पार्टीज़ के जलसे जुलूस किए हैं, इनके लिए वेलकम हमने डोर्स ओपन किए हैं, लाखों करोड़ों पाउंड्स जो हैं, डॉलर्स जो हैं, हमने हर साल इनको डोनेट किए हैं। आप जनरली पाकिस्तान के अंदर जो पेमेंट्स फॉरेन रेमिटेंस आ रही है वो एक अलहदा इशू है, जो इन इन पार्टीज़ को डोनेशन जा रहा है वो एक अलहदा है, जिनमें मजहबी पार्टियां शामिल हैं। मिनाजुल कुरान, आप इनके आपके खाते चेक करें, आपको ज़ीरो नज़र आएगा, लेकिन ये करोड़ों डॉलर और पाउंड सालाना इकट्ठे कर रहे हैं वहाँ पर। इसी तरह आप दूसरी सियासी पार्टीज़ जो हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर फहरिस्त है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, बाकी काफ लीग हैं, तो बाकी छोटी जमातें हैं, इन लोगों ने बाकायदा वहाँ पर अपने फंडिंग सिस्टम को रखा हुआ है और वहाँ से ये पैसे बटोरते हैं। और इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इसका हम देख रहे हैं मुसलसल, कम से कम ये लास्ट 3 साल से हम देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट सिफर है। ना किसी अमेरिकन को, ना किसी ब्रिटिश को, ना किसी यूरोपियन को, जो भी हमारे वहाँ से भाई आते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको एक सॉफ्ट टारगेट समझकर एयरपोर्ट से लेके उनके घर तक और घर से फिर उनकी वापसी तक उनकी ना जान महफूज है, ना उनका माल महफूज है, ना उनकी इज्जत महफूज है, ना जायदाद महफूज है, बल्कि उन्हें सॉफ्ट टारगेट रखकर ना सिर्फ अथॉरिटीज यहाँ पर उनको टारगेट करती हैं, बल्कि उनके अपने रिश्तेदार करते हैं, जिसकी वजह से मैंने बारहा अर्ज की है अपने ओवरसीज भाइयों से कि ये पाकिस्तान की मोहब्बत को उस हद तक रखें जिस हद तक आप यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। आप यहाँ से अपने किसी भी मसाइल की वजह से जा चुके हैं, तो अपने सारे दिल, गुर्दे, जान, जिगर जो है वो उस मुल्क में रखें जहाँ पर आप फिजिकली मौजूद हैं। बड़ी आप मुनासिब। ये इस बे बेवजूद मोहब्बत की वजह से फिर बड़ी मुश्किलात में मुब्तला होते हैं। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको संभाला देने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कोई भी सरकारी अफसर, कोई भी एग्जीक्यूटिव नहीं चाहता कि कानून जिस तरह बनाया गया उसी तरह इम्प्लीमेंट हो। उसमें रास्ते निकाल कर वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा बेचारे मुश्किल में रहते हैं। उनकी जायदाद हो, उनकी अपनी ज़ात हो या और कोई मसाइल हों, वो अपने ही जोर बाजू पर से हल करते हैं। इंतज़ामिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एज सच वन विंडो ऑपरेशन या वन विंडो सोल्यूशन मौजूद नहीं है। सही सही सर। यहाँ से कोई एयरपोर्ट, दो एयरपोर्ट का उन्होंने नाम लिखा है हमारे दोस्त। कहते हैं कि इन एयरपोर्ट पे रिश्वत का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है। ये जो टेस्ट कर रहे हैं कोविड-19 का, और एयरपोर्ट पे अगर आप कुछ पैसे दे दें तो वो बगैर टेस्ट किए भी आपको क्लियरेंस दे देते हैं। और पाकिस्तान से जब आना हो तो जाली सर्टिफिकेट की भी भरमार है, और इसका जिक्र भी आया है। तो इसके तदारुक के लिए कोई अमली काम हो रहा है, या हम भी उसी सिस्टम से मुस्तफीद हो? क्योंकि अगर हमें वापस आना है यूके, तो हम तो चैनल तो हमने बना लिया कि हमने वापस किस कंट्री से होते हुए 10 दिन क्वारंटाइन के पैसे बचा के यहाँ आना है। मगर पाकिस्तान में हमारे साथ ओवरसीज पाकिस्तानी के हैसियत से जिस तरह 4,000 से लेके 6,000 तक पर पर्सन लिया जा रहा है, क्या वो इंसाफ है? नहीं, इंसाफ तो कभी भी नहीं होगा, ना आप सपोर्ट कर सकते हैं उसको, ना मैं कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि यहाँ पर सिस्टम ऐसा ही है, ये मानना पड़ेगा। इसके ऊपर पर्दापोशी करने से काम नहीं चलेगा। आप यहाँ एयरपोर्ट पर चले जाएं, पुलिस स्टेशन चले जाएं या किसी और जगह चले जाएं, वहाँ पर आपको कानूनी तरीके से इंसाफ के ज़ाब्ते पूरे करते हुए कहीं पर भी आपका काम नहीं होगा, और आपको मजबूर किया जाएगा कि आप दूसरा रास्ता इख्तियार करें, शॉर्टकट लें, और वहाँ से वो आपको फैसिलिटेट भी करेंगे और आपको इज़्ज़त भी देंगे। अगर आप ये कहें कि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, अमेरिकन पासपोर्ट है, यूरोपियन पासपोर्ट है, और मैं बहुत ही असूल पसंद और तरीके से चलूँगा, कानून के मुताबिक चलूँगा, तो फिर आपकी ये खुशफहमी जो है वो पाकिस्तान लैंड होते ही दूर हो जाएगी।
आपको पता लग जाएगा कि एयरपोर्ट के ऊपर आपके साथ क्या सलूक किया जाता है, एयरपोर्ट से बाहर आते हुए आपके साथ क्या सलूक होता है, और फिर खुदा ना खास्ता कोविड का कोई इशू बनता है फिर आपके साथ क्या किया जाता है, या अदरवाइज आपकी कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कोई इशू बन जाए, तो आपकी ये खाम ख्याली जो है कि मैं एक बैरून मुल्क से आया हूँ और मैं पाकिस्तान में मैंने लाखों डॉलर या पाउंड्स मैंने सालाना भेजे हैं और मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं मुस्तकबिल में अपना फ्यूचर पाकिस्तान में देख रहा हूँ, तो ये ख्वाब जो हैं आपके चंद दिनों में या चंद हफ्तों में ही चिकना शुरू हो जाएंगे। तो इस ख्वाब से बाहर आएँ, हकीकत का सामना करें कि ऐसी कोई ऑन ग्राउंड सहूलत यहाँ मौजूद नहीं है, ना ही देना चाहते हैं। सर राजा बशारत साहब हैं और उन्होंने पहले मैसेज भेजा, वॉइस मैसेज, कि मैं लिख नहीं सकता और फिर मेरी कॉल को अटेंड किया जाए। मैंने उनसे बात की और वो इस वक्त हमारे दीना के इलाके में मौजूद हैं और वो प्रॉपर्टी पे कब्जे के सिलसिले में आए थे। यहाँ आके उन्होंने मुख्तलिफ जगह एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन के साथ वो थाने में जाके मिले। तो उन्हें थाने में उन्होंने नाम भी लिखा कि मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मशवरा मुझे दिया जो कि इंतहाई खतरनाक था कि आप पहले कुछ ऐसा मामला करें कि जिसमें लड़ाई झगड़े का अवसर हो और आपको चोट लगे, आपके ऐसे ज़ाहिर हो जैसे हमला हुआ है, तो हम फिर एक ऐसी एफआईआर काटेंगे जिससे हम आपको सपोर्ट कर सकेंगे और उसको बांध सकेंगे निकालने के लिए। करना क्या हुआ कि जो मेरा साथी था उसने मशवरा ये दिया, पर हम वाकई वो काम कर बैठे जो हमें नहीं करना चाहिए था। मैंने बड़ी मुश्किलों से 5 लाख रुपया खर्च करके अपनी जान छुड़ाई है और थाने कचहरियों के चक्कर से बाहर आया हूँ। अब मैं लीगल तरीके से इसको छुड़ाना चाहता हूँ, तो खुदारा आप भी ये लोगों को बता दें कि थाने कचहरियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी अच्छे लॉयर से मिलना बेहतर है बनिस्बत एक बदयानत बदनीयत ऑफिसर से मिलने से। जी, बिल्कुल उन्होंने 100% बात दुरुस्त की है। आपके चैनल पे मैंने बारहा इस चीज़ का इज़हार किया है, अर्ज़ की है लोगों के मुझे साथ कि अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करके कोई काबिल प्रोफ़ेशनल वकील से राब्ता करें, आपके कानूनी मामलात को वो बेहतर तरीके से देख सकता है। उसको आप वो एट लीस्ट आपके सामने जवाबदेह है। किसी बिल्कुल, पुलिस ऑफिसर को, किसी पटवारी को, किसी तहसीलदार को, किसी असिस्टेंट कमिश्नर को, किसी डीसी को आप रिश्वत देंगे, तो फिर भी आप उसके दरवाजे के चक्कर ही लगाते रहेंगे बजाय इसके कि आपने एक काबिल और एक कोई अच्छा आपने वकील कर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपको फौरी तौर पर मिले, आप 1, 2, 3, 4, 10 वकीलों से मिलें, जहां आपका दिल मुतमईन हो, जहां आप देखें कॉम्पिटेंसी है, जहां आप देखें दयानत है, जहां आप ये देखें कि आपको सही राय दी जा रही है, तो वो वकील उस करप्ट ऑफिसर से हज़ार दर्जे बेहतर है जो एटलीस्ट आपको कानून के मुताबिक आसान रास्ता बताएगा और आपकी जायदाद, आपकी शख्सियत की हिफाजत करेगा, और एज ए प्रोफेशनल लॉयर वो आपको वो सारी सर्विसेज देगा जो आप सोच सकते हैं कि आप किसी अच्छे मुल्क में ले सकते हैं। वजह सिर्फ यही है कि हम लोग खुद ये करप्शन का दरवाज़ा खोलते हैं और डायरेक्टली कोशिश करते हैं कि ये काम हो जाए, और काम फिर वही कि वहीं खड़े रहते हैं और इसी कश्मकश में, इसी गलत रास्ते के चुनाव में हम साल साल गुजार देते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारे राइट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या वो इतने वीक हो जाते हैं कि हम जब कानूनी सही रास्ता अडॉप्ट करना चाहते हैं तो लिमिटेशन का रास्ता हमारे हमारे आड़े आता है कि ये काम हमने, ये राइट हमने इतने अरसे में क्लेम करना था जो हम नहीं कर सके। तो इससे बचें, कानूनी राय लें, वकील को इन्वॉल्व करें, उनसे बात करें, उनसे पूछें, वो आपको जवाबदेह है हर हर स्टेप पे। दिल बिल्कुल सही मुतमईन नहीं बात होता, है। वकील चेंज कर लें, लेकिन बिल्कुल सही। एटलीस्ट आप सीधे रास्ते पर चलेंगे तो आपका जो है वो मसला भी हल होगा और जो मुश्किलात हैं वो भी कम होंगी। सही। सर मैं कहूँगा सवाल ऑफ द वीक, जो मैंने कैप्शन भी लगा दिया था कि लॉटरी निकल आई। ये हमारे दोस्त हैं और दोस्त से मुराद जो हमसे राब्ता करता है हमारा दोस्त होता है। और इन्होंने पहली दफ़ा राब्ता किया और ये कहा कि मेरी लॉटरी निकल आई है और मैं एक अजीब मसले में दो-चार हूँ, परेशान हूँ कि मेरी अभी
नई नई मैंने शादी की है, और शादी मैंने लोकल से की है, और वो मेरी ज़ात की नहीं है, यानी कि वो सफ़ेद है। मेरी लॉटरी निकली है, अमाउंट भी उन्होंने मेंशन किया है। उन्होंने कहा अगर मैं उन्हें बताता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, तो मैं आधे से चला जाऊँगा। स्ट्रेट अवे वो मुझे लात मारेंगे, और मेरा अभी स्टेटस क्लियर नहीं है। और मेरे साथ मसला ये है कि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है कि इसके लीगल मामलात को मैं कैसे, टैक्स वगैरह के मामलात को कैसे हल करूँगा। तो मुझसे ज़ाती तौर पे कोई अगर राब्ता कर सके, और चाहे तो ऑनलाइन राब्ता जवाब दे। तो मैंने उन्हें कहा चलें कि चलें मैं चलें आपको चलें इनको 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 आप प्राइवेटली नंबर सेंड कर दें, इनसे बात भी कर लेंगे अगर इनको ज़रूरत होगी। जी। तो लेकिन मैं इनके जवाब को मैं सही रिस्पॉन्ड ये करता हूँ कि लॉटरी इनकी नहीं निकली, लॉटरी इनके पार्टनर की निकली है। ये बात असल, तो मैंने वही कहा ना, क्वेश्चन ऑफ द वीक है ये, जबरदस्त है। हाँ, बिल्कुल लॉटरी इनके पार्टनर की निकली है, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड यही है कि ऑन द डेट ऑफ रिलेशनशिप अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, तो वो तकसीम होगी। अगर इसमें कोई बारीकी निकलती है तो डेफिनेटली अपने केस को एक्सेप्शनल तौर पर बयान करें, अपनी वजूहत बताएं कि ये रिश्ता वाकई चल रहा है, या कि सिर्फ आप कह सकते हैं कि कोई पेपर मैरिज है या अदरवाइज है, या कोई ऐसा रिश्ता है जिसको सिर्फ इन्होंने मैनेज किया हुआ है, तो फिर शायद इसमें कोई रास्ता निकले कि वो अपनी सेपरेशन में जाएं और इसको अपनी प्रॉपर्टी जो बाकी चीज़ें डिस्टर्ब करें। अदरवाइज तो जो इनका सवाल है उस हद तक तो इतना ही खुशखबरी काफ़ी है उनके लिए कि लॉटरी इनकी नहीं, लॉटरी उनकी निकली है। अच्छा सर, मैं यहाँ थोड़ा सा वजाहत दे दूं। मैंने उसके बाद उनको कॉल करने की कोशिश की थी, उनसे राब्ता हुआ, बात हुई, राना सरफराज तारुफ कराया। मैंने कहा मैं आपसे बैरिस्टर साहब की बात करा देता हूँ। तो वो खासा नर्वस है, कंफ्यूज है, और उसका वही जुमला है जो था, जो आपने अभी बयान किया, कि वो अभी इसी स्टेज पे है। तो उसके बाद मैंने दोबारा जब कॉल किया उसको, तो उसने, मुझे ऐसा लगा कि मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। तो मैंने इसीलिए इस सवाल को चल पिकअप किया। मैंने कहा कि इसको आखिर में चल रखें कि ये सूरत हाल है कि नहीं नहीं, ठीक है। देखें देखिए, इसमें बात यह है कि जब मरीज ही दवा ना लेना चाहे और जब साइल ही दुआ ना लेना चाहे, तो फिर क्या किया जा सकता है। अगर वो अपनी प्राइवेसी बरकरार रखना चाहते हैं तो 100 बार रखें। लेकिन एडवाइस उनके लिए अगर सुन रहे हैं तो यही होगी कि वो अपना किसी वकील से रब्ता करें, बजाय इसके कि वो किसी बड़े नुकसान से दो चार हों, परेशान हों। और ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात इन चीज़ों को छुपाते हुए बंदे की फिजिकल कंडीशन इस काबिल नहीं रहती। ये एक्साइटमेंट और ये ओवर एक्साइटमेंट का इशू है। कहीं ये ना हो कि वो इस चीज़ को संभालते संभालते खुद इस काबिल ना रहें कि खुद संभल सकें। इससे नर्वस पहले ब्रेकडाउन, हाँ, नर्वस ब्रेकडाउन होता है। इससे पहले कि वो इस परेशानी में मुब्तला हों, हौसला रखें। ये भी नसीब की बात है अगर हम दूसरी तरफ जाएं, कि हो सकता है कि उनको इस रिलेशनशिप की वजह से ही ये दिन देखना नसीब हुआ है। तो अगर ऐसा भी होता है तो फिर भी हौसला रखें, बजाय इसे सारा छुपाने की बजाय उसको जितना अपना हिस्से का है वो रखें। शेख तो साहब, बेहतर ये सवाल है कि क्या एडवाइस है, लें, एडवाइस लेके उनकी अपने इश्यूज बताएं, बात करें, और उनकी हो तरफ सकता से है एक इनके लिए सवाल रास्ता मैं निकले कर देता बेहतर। हूँ कि अगर चले, बाहमी मोहब्बत अपनी जगह कायम, हर चीज अपनी जगह, अगर कोई ले भी जाएगा तो इनके हिस्से में कम से कम 50% तो आएगा। जी हाँ, ऐसा कानून ऐसा ही है ना सर? ऐसे ऐसा ही है, बिल्कुल। मैं इसके बाद जो है ना, वो कहते हैं ना, मीठे के ऊपर टॉपिंग होगी है। मजीद कोई सवाल करके जो है ना, उस चाशनी को जाया नहीं करना चाहता। आज का प्रोग्राम यहीं तक सही। रखते हैं। मुझे ये सवाल बड़ा दिलचस्प लगा था, वो शख्सियत बड़ी दिलचस्प लगी थी, मगर वो खास से घबराए हुए थे, और बात करने से इस तरह घबरा रहे थे कि जैसे मैं ही उनसे वो चीज छीन ना लूं। तो उनकी ये कैफियत है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे। और आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी
कुशादगी दिल से मुझे टाइम देते हैं, हर मंगल को हमारे साथ होते हैं और हमारे सवालात को सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं। समटाइम्स ऐसे सवालात होते हैं जो दिमाग को भी मेरे चकरा देते हैं, मगर आप क्योंकि प्रोफेशनल हैं, एक मुकम्मल अबूर आपको कानून के ऊपर हासिल है और आप ये एक नहीं 2 मुल्कों के लोगों को झेल रहे हैं, तो यकीनन काबिल तारीफ है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगले मंगल को फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।